शिवांगी दीक्षित, उज्जवल कुमार, गीता, कहाँ है सर? चले गए ना। रंजीत कुमारी, कनक शर्मा, नीरज वर्मा, सुभी दीक्षित, पूजा देवी, भावना सोनकर, तन्नू, पुष्पेंद्र कुमार, संगीता, शकुंतला देवी, फरीन बी, वर्षा, सार्थक गुप्ता। तुम अपनी 21 की भी अटेंडेंस लगा रखे हो। पीछे साइन नहीं है, लेकिन आज मैं 21 की भी लूंगा, उसी में साइन करके मैं भी कैलकुलेट कर दूंगा। कल जितने लोग 21 के प्रेजेंट होंगे अभी मुझे बोल देना, तो मैं उसको इसी में करके उनको ऑब्सेंट मार दूंगा, क्योंकि वो लास्ट में साइन नहीं है कैलकुलेट करके, तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। मोहम्मद सैफ अंसारी, शालिनी सक्सेना। आपकी पहली बार है, और जो पहली बार आया होगा वो बता देगा, क्योंकि मैं उसी की अटेंडेंस ले रहा हूँ ज़्यादातर, क्योंकि 250 नींद तो नहीं पढ़ सकता जो रेगुलर आ रहे हैं। गुलनाज भी, मोहम्मद जुबैद, प्रार्थना गौतम, उत्कर्ष वाजपेयी, ज्ञानेंद्र मोहन सिंह, किरण, पीयूष गुप्ता, अमित कुमार, अस्मित त्रिपाठी, भूप राम, आप, कुलदीप, आप, अच्छा अभी मैसेज किए थे सुबह। वैशाली शुक्ला, अभिषेक, वैष्णवी राठौर, आप हैं, प्रियंका गौतम, सीवी शर्मा, संदीप कुमार, अभिषेक, कुमारी शिवांगी राठौर, सायरा है गायब, सोनू शर्मा, एक बार 21 वाली कल वाली बोल देना फटाफट।
ये पेज पे ना, हाँ इसमें मैं बोल रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ मैं 21 वाली सुबह जो मैंने क्लास ली है ना, 21 को तो और किसी की क्लास है ही नहीं, और ना तो उन्होंने नीचे साइन किया, उसमें जिसका नहीं होगा वो पी को ए ही तो बनाना, मुझे सबमिट करना है। अभी मैंने किया है आज वाला, आज वाले में क्या किया, सुबह भर दिया। अभी तो आज वाले में अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें तो प्रेजेंट हुई। ये जो है ना, यहाँ से आपने नहीं बोला था, आपने इस पेज से बोला। अच्छा ठीक है, हाँ ओके ओके, गॉट इट, ठीक है, वो पेज मुड़ा हुआ था। प्रमोद वर्मा, सॉरी, ठीक है। राहुल लोधी, रजनी देवी, शांति स्वरूप, वेद प्रकाश, वजाहत अली, ये लड़का कंटिन्यूअस गायब है, गुलफान हसन, कौशल वर्मा, इशाक बेग, शिवांशी मिश्रा, विशाल कुमार वर्मा, अरुण कुमार, शोभना भारती, विनोद कुमार, संजय वर्मा, स्मृति शुक्ला, स्मृति शुक्ला है, स्मृति शुक्ला लिखा है, स्मृति है, अच्छा स्मृति शुक्ला, सुरभि मौर्य, तुलसी, पूनम देवी, सुषमा गंगवार, अपर्णा मिश्रा, कौन, अपर्णा मिश्रा, कीर्ति वर्मा, राम सिंह, सोनाली देवी, मोहम्मद फैजान, अब 21 वाले पे कल जितने लोग ऑनेस्टली बोलना, बीच में पिंक मत करना, रुक जाना, हम एक्चुअली मिलाते भी चलेंगे, देखते हैं कितनी ऑनेस्टली तुम लोग बढ़ते हो, क्योंकि मुझे शिकायत मिली कि तुम लोग भर देते हैं अपने अटेंडेंस। कौन, ठीक है, कल मैं फिलअप कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास जो थी सेकंड मीटिंग वाली वो तो ठीक है, उसके लिए तो ये मैं एक्चुअली में लगा दूंगा उसमें डॉक्यूमेंटेशन में, बट अभी जो होगा ये फर्स्ट मीटिंग की कल की, ठीक है, 21 की, एक एक करके बोल देना फटाफट। प्रमोद वर्मा आए थे क्या, आप आए थे ना, हाँ ये कल की 21 की, आज 22 है, कल 21 की। वैसे मुझे चेहरा लगभग याद है, लेकिन अगर किसी ने चीटिंग की, वैसे मुझे पता चीटिंग नहीं करोगे तुम लोग। राहुल लोधी कल आया था, नहीं आया था, छोड़ो यार। शांति स्वरूप, वेद प्रकाश आए थे कल, चलो ठीक है। वजाहत अली नहीं आया था, गुलफान हसन नहीं था कल प्रेजेंट। कौशल वर्मा इशाक बेग,
शिवांशी मिश्रा, विशाल कुमार वर्मा कल थे, अरुण कुमार तो थे ही, शोभना भारती कल थी ना, कल सुबह नहीं थी, विनोद कुमार, संजय कुमार वर्मा कल थे क्या, किसी को आइडिया, कल था, ठीक है। स्मृति शुक्ला कल थी, स्मृति शुक्ला कल थी, नहीं कल थी। तुलसी कल आप थी ना, हाँ ठीक है। पूनम देवी कल थी क्या, है? अच्छा। सुषमा गंगवार, अपर्णा मिश्रा थी कल, सुषमा गंगवार थी क्या कल? कीर्ति वर्मा, राम सिंह, सोनाली देवी, मोहम्मद फैजान, शिवांगी दीक्षित कल थी ना, उज्जवल कुमार, गीता, कनक शर्मा, नीरज वर्मा कल आया था, सुभी दीक्षित, पूजा देवी, पूजा देवी, भावना सोनकर, तन्नू आई थी कल ना, पुष्पेंद्र कुमार नहीं प्रेजेंट, संगीता, संगीता कल थी क्या? शकुंतला देवी हैं? फरीन भी, फरीन भी कल प्रेजेंट थी क्या? नहीं थी ना। वर्षा कल आई थी, सार्थक गुप्ता कल नहीं थे ना, मोहम्मद सैफ अंसारी, गुलनाज भी, गुलनाज भी कल प्रेजेंट थी हैं? कल सुबह थी नहीं थी ना। मोहम्मद जुबैद लेट वाले ऑप्शन लग गया, छोड़ो। प्रार्थना गौतम, उत्कर्ष वाजपेयी आप तो थे नहीं, आप रेगुलर हो ना, गुड। ज्ञानेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र मोहन था क्या कल?
पीयूष गुप्ता, प्रशांत कुमार था क्या कल? प्रशांत नहीं था। अमित कुमार आए थे ना। अस्मित त्रिपाठी कल था है? भूपराम थे ना। कुलदीप आप थे। वैशाली शुक्ला कल थी क्या? कल अभिषेक, यार इतना लेट मत बोलो। अब यार वैष्णवी राठौर आप कल थी ना? हाँ ठीक है। प्रियंका गौतम आप थी। हाँ। आकाश कुमार, संदीप कुमार कल थे पहले वाले। अभिषेक एक और है कोई, श्री, उनके फादर का नाम श्री सुरेश है, ठीक है। शिवांगी राठौर, सायरा, नहीं थी ना। सोनू शर्मा तो थे ही। चलो क्लास में
कल आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे हैं? और जो पढ़ाया था वो रिवीजन हुआ था? हिंदी की एनसीईआरटी लाया कोई? हिंदी वाली एनसीईआरटी? ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक हमने लिखाए थे, उसकी हिंदी एक्चुअली में गलत हो गई। हिंदी एक्चुअली में शेड्यूल्ड बैंक की होती अनुसूचित बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक की होती है गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक, एक अनुसूचित एक गैर अनुसूचित। नॉन जहां लिखा है वो गैर अनुसूचित बैंक था। उसकी एक्चुअली में हिंदी मिली नहीं थी रमेश सिंह में, तो बाद में मैंने देखा तो वो मीनिंग एक्चुअली में अनुसूचित और गैर अनुसूचित होता है। ठीक है, हमने एक्चुअली शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक के क्लासिफिकेशन बता दिए थे और ये भी बताया होगा 1949 एक्ट अरे जो शेड्यूल 2 1934 के आरबीआई एक्ट के शेड्यूल 2 में होंगे बैंक रजिस्टर, वो शेड्यूल बैंक होंगे। अनुसूचित बैंक मतलब जिसको सूचीबद्ध किया गया, उसमें एक टर्म और एक पेड अप कैपिटल कुछ, ठीक है, उसको अभी हम होल्ड करते हैं ये क्लासिफिकेशन वाला। यहाँ पे एक पॉइंट बॉक्स बनाओ आप, उसमें लिखो मनी के बारे में, क्योंकि मनी के बारे में कई चीज़ें हैं कि जैसे मनी एंड बैंकिंग साथ में चलता है, तो ये मनी वाला नोट्स उसको एक बॉक्स या नोट के फॉर्म में रखिएगा। मनी क्या होती है, क्या होती है मनी? मुझे एक्चुअली में वो कल दिमाग में हिट कर मुझे फिर याद आया, मैंने उसमें कराया था आप लोगों को जब डेमो क्लास हुई थी। क्या चीज? क्या बताओ? बताइए, मुद्रा मनी कोई उसमें कहेंगे मुद्रा, जो करेंसी भी कहते हैं, करेंसी एक्चुअली वाला टर्म, ठीक है। मुद्रा और बैंकिंग होती है चैप्टर एक्चुअली में मनी और बैंकिंग। तो क्या होगा, मुद्रा क्या काम है? कुछ आइडिया क्या करती है मुद्रा? यस, समझे हिंदी? अदला बदली के लिए पैसे देके आप क्या करते हैं, सामान लेते हैं, तो उसकी एक वैल्यू निर्धारित होती है। उसके पहले कौन सा सिस्टम चलता था? ये सब पॉइंट वाइज देखते रहिएगा, हम बोलेंगे नहीं, नोट करो ये सब, ठीक। जो जहाँ लगे अपने आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा, जहाँ लगे कि ये चीज़ हमें भूल सकती है वो नोट डाउन, अपना वर्ड नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार कल आप लोगों ने कई क्वेश्चन किए होंगे ना। तो कल हमारी समझ से एक क्वेश्चन हमने भी डाला था ग्रुप में कि सबसे ज़्यादा एक्चुअली में मुद्रास्फीति मेजर करने के लिए कौन सा टर्म यूटिलाइज होता है। कल एक क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाला हुआ है और मैंने बताया था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, लेकिन कहाँ पे बताया था? वो मॉनेटरी पॉलिसी सीपीआई कंट्रोल करती है, सीपीआई पे फोकस करती है मॉनेटरी कमेटी, ना कि वो प्रचलन में बहुत ज़्यादा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा इंडेक्स यूज किया जाता मुद्रास्फीति मेजर के लिए? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स था ना वहाँ पे आंसर। लेकिन इस पर कंफ्यूज हुए होंगे ना वो वर्डिंग की वजह से कि सर तो हमें बार बार बताया था सीपीआई, लेकिन हमने सीपीआई किसके थ्रू बताया था कंट्रोल करने को? जो उर्जित पटेल की कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड किया था 4+-2 जो रखेंगे उपभोक्ता सूचकांक पे फोकस रखेंगे। नहीं समझे क्या बोला? देखा ही नहीं होगा टेलीग्राम का क्वेश्चन, ये बोलो कितने लोग हैं? तो याद होगा ना उसका, कंफ्यूज भी हुए होंगे उस पर, इसीलिए से लगा दिए थे। वाह भाई, ताली बजा दो इनके लिए। तो और बाकी रिवीजन क्या, कितने क्वेश्चन, कौन कौन चैप्टर किए तुम लोग? कौन कौन से चैप्टर प्रीवियस ईयर किए? क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर कुछ किए होंगे ना, जितने मैंने
देखिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोगों को करना पड़ेगा। अभी इन लोगों ने कल टेक्निकल कुछ ग्लिच की वजह से टेस्ट नहीं हो पा रहा आज, अदरवाइज टेस्ट होता आज। सबके 25-25 क्वेश्चन होते हर सब्जेक्ट के। कितने लोग इंग्लिश मीडियम से हैं यहाँ पे, जिनके लिए स्पेशली पेपर बनाना पड़ेगा ना, इंग्लिश वाला अलग हिंदी वाला अलग ना? 3 लोग हैं बस, 3-4। ये लोग गैप करने वाले, देखिए जो लोग रेगुलर क्लास नहीं आ रहे हैं उनके लिए अभी पनिशमेंट भी डिसाइड होगा, क्योंकि आप लोग क्लास बंक करके बीच में गायब होते हैं, फिर टीचर को परेशान करते हैं, सारे टीचरों को, क्योंकि आप लिंकेजेस मेक नहीं कर पाते हो तो उसमें टीचर क्या करे फिर? आप ही लोग खुद ही सोचिए, आप लोग पढ़ाइए अभी किसी को, तो आप बीच में अगर सब्जेक्ट गैप कर देंगे तो फिर लिंकेजेस कैसे मेक होगा? बार बार रिवाइज तो नहीं कराया जा सकता ना, कि फिर से खींच के पहुंचा दो कि सर ये टर्म हमें समझ में नहीं आ रहा। तो कितने चैप्टर उसके बाद क्वेश्चंस कितने लोगों ने किए हैं? ऑनेस्टली हाथ उठाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसने किसने अटेम्प्ट किए हैं? कुछ भी अटेम्प्ट किए? 30, 40, 50 जो प्रीवियस ईयर देखा ना, हो रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं? इकोनॉमी का जो दिमाग में अर्थव्यवस्था को लेके वो बना रहता है कि टफ होगा टफ होगा, टफ लग रहा है क्या? कुछ क्वेश्चन फंस रहे होंगे, नो डाउट, कुछ क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन फंस रहे होंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ मार्क कर लीजिए उसको, मार्क कर लीजिए या वही ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। हाँ, कृषक लाभ, हाँ तो होता ही है कृषक। किस चीज का है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन है किस चीज का? किस क्षेत्र को लाभ होता है ना? हाँ, तो जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड का भी आइटम होता है ना, फूड का आइटम सबसे ज़्यादा जो होता है, अगर जैसे प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो फायदा किसको हो रहा है? गेहूँ, चावल, ये सब दाम, वो तो मैनिपुलेशन हो गया। देखिए मुद्रास्फीति कई तरह से बढ़ रही है ना, एक और मैनिपुलेटिव फॉर्म में जो बढ़ी वो तो गलत है ना, अनएथिकल है, लेकिन इन जनरल जो बढ़ेगी मुद्रास्फीति, उसका फायदा तो होगा ना, जिसके पास जो प्रोडक्शन जो करेगा उसको फायदा होगा, और फूड के आइटम के वेटेज ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। किसको? वैसे मैंने ये तो हम कल बताए थे, ऋण देने वाले को फायदा होगा, ऋण लेने वाले को। मुद्रास्फीति बढ़ने पे किसको फायदा होगा? ऋण लेने वाले को, ऋण देने वाले को? है लेने वाले को, यस। तो फिर तुम देने वाले क्यों बोल रहे हो? लेने वाला ना फायदा होगा तब। तो ऋण किससे किया? यहाँ यार इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा ये होलिस्टिक टर्म में पूछा गया, सारे किसानों का सोचो ना। अब ऋण लेने वाले, ऋण देने वाले, तो उनकी संख्या क्या है? कम है ना। अब एक ओवरऑल सेक्टर को पूछा गया है, वहाँ पे कौन कौन से सेक्टर हैं उस ऑब्जेक्टिव आंसर्स में? सारे तो नहीं है ऐसा कि सारे को है। देखो कई बार आंसर्स ऐसे रहते हैं ऑब्जेक्टिव के, सॉल्व करने पे जो आपको आंसर्स मिलते हैं उस बात पे ध्यान दो। कई बार आपको 2 आंसर बहुत क्लोज दिखेंगे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। लास्ट टाइम मैं यही बता रहा था, एक मैडम यहाँ बैठी थी, मुझे टोक दी तुरंत कि चलिए आप उधर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सॉल्व करना ही बता रहा था। कोई मैडम थी यहाँ पे तो वो बोली आप इकोनॉमी के टर्म कब पढ़ाएंगे? तो भाई हम भी इंसान हैं, ऐसे लोग आप लोग बीच में पिंच कर देंगे तो हम भी मूव कर जाएंगे। कोई भी पढ़ा रहा हो, कोई चीज़ आपके रिलेटेड ही बता रहा है तो वो चीज़ें हमें बतानी है आपको। बट ये है कि जो भी एक्चुअली आंसर्स आसपास क्लोज दिखते हैं ना, उसमें सबसे क्लोज और सबसे बेनिफिशियल कौन सा होता है, उस पर टिक करना होता है। कई बार ऐसे आंसर्स मिलेंगे, जैसे अभी एक दिन आंसर्स मिला था कि पहला दूसरा सही होगा, बट उसमें ऑप्शंस में सिर्फ पहला ओनली दिया था, पहला दूसरा कोई ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए हमें पहला टिक करना पड़ा था। एक दिन एक आंसर्स करा रहे थे ना,
ऐसा यूपीएससी गेम खेलता है कि 1 2 3, उसमें क्या करते हैं बच्चे, या तो 1 2 3 पे चले जाते हैं, तीनों कहते हैं चलो तीनों मार दो, 1 2 नहीं है। ऐसे भी ऑप्शंस आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना, इसमें क्या होती है, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छी होती है, आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं बार बार पिंचअप कर रहा हूँ सेगमेंट में जो मैंने पेपर और किताबें सजेस्ट की हैं, तो उसको आप लोग रिवाइज करिए और देखिए टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो जो अगर किताबें बाई नहीं कर पा रहा हम अरेंज करवाएंगे कुछ ना कुछ उसके लिए हो जाए, लेकिन टेस्ट में उसके लिए है कि अच्छा परफॉर्म होगी वो पढ़ने वाला बच्चा। मान लिया हम टीचर ही कहीं से देंगे, गवर्नमेंट तरफ से कब होगा क्या नहीं, लेकिन हम खुद भी करवा सकते हैं, लेकिन बच्चा टेस्ट में परफॉर्म करना चाहिए, तभी तो हमें लगे हम किस बेसिस पे बांट सकते हैं। भाई कर सकते हैं, तुम ही लोग बताओ, तुम लोग एक लोगों को अगर देना हो, 2-4 लोगों को देना हो जो उसको पढ़ने में, तो आप इनकरेज किसको करोगे, जो मेहनत कर रहा होगा ना। अगर कोई मेहनत नहीं करेगा तो आप उसको दिए तो नहीं कि हम सब कुछ आप फैसिलिटीज नहीं दे सकते, उसको फोकस किस पे करोगे आप। एक लोगों को हमारी जगह रख दिया जाए और इतने 60-70 बच्चे बैठते हो तो किस पे, जो बच्चे पढ़ेंगे, जो बच्चे इन्वॉल्व होंगे चीज़ों में, उस पर फोकस होता है ना क्लास में। तो ये चीज़ें आप लोग टेस्ट में परफॉर्म करेंगे अच्छा, तो आप लोगों को अप्रेजल भी मिलेगा और फ़ायदा आप लोगों को है। और वो जो मैंने ग्रुप बनवाया था कल, वो उसकी भी तैयारी रखी है। इधर एक्चुअली में 2 दिन की दिवाली की छुट्टी, 2 दिन भाई दूज की उधर छुट्टी है, एक गोवर्धन पूजा की और भाई दूज की। 25 को क्लास है हमारी। अब इधर ये 2 दिन जो पढ़े रहेंगे, 25 को जो डाउट आउट होगा, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट कर लेना, प्रयास करना, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। 25 को डाउट क्लियरिंग भी रख लेंगे थोड़ी देर, उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे सब्जेक्ट, ठीक। और उसके बाद फिर 2 दिन बचेगा, रट लेना अपने अपने टॉपिक। वो जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें सीनियर लेवल के जो भी आएंगे, आप लोग अपनी तरफ से पूरी तरह प्रिपेयर रहिएगा, ऑनेस्टली, और प्रेजेंस दिखाइएगा। 5 लोगों को मैंने चूज किया है, आप भी हैं उसमें, आपका नाम बता दिया गया होगा सब। आप हैं, आप हैं, 1 2 3 4, एक और है वो, आप हैं क्या? हाँ? अच्छा ये हैं 5, 3 वो हो गए, 2 5 और लोगों को शामिल। आप भी सपोर्ट करिए, मतलब ऐसा मत सोचिए कि आपका नाम नहीं लिया गया कि नहीं, ये सब मत सोचिए, मतलब ये सब ईगो पे मत लाइएगा। ऐसा नहीं कि किसका नाम लिया, मैंने 5 लोगों का रैंडमली नेम ले लिया कि वो लोग इन्वॉल्व करें। आप कर रहे हैं ना सबसे कम्युनिकेट, आप लगी है ना, कॉन्सेप्ट आपस में डिस्कस करिए, चीज़ें क्लियर करिए, डाउट क्लियर करिए और अपने ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करिएगा। इससे चीज़ें आपको आपस में याद हो जाएंगी। बेनिफिट्स आपके लिए क्या है, आपको चीज़ें याद होंगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे और इसमें आप इंजॉय भी करेंगे। एक लर्निंग जो आप इंटरेक्शन के फॉर्म में पढ़ते हैं, वो चीज़ें ऑलवेज याद रहेंगी, ठीक। ये रैंडमली हम किसी दिन अनाउंस कर देंगे, ये फला दिन होगा, आपको ये जो 4 दिन की छुट्टियां मिल रही, 4-5 दिन, इसमें प्रिपेयर रहिएगा। बाकी अभी सैटरडे टेस्ट तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है, आज था, आज कुछ एक्चुअली उनका टेक्निकल वो हुआ, तो उन्होंने इतना बोला कि नहीं ये चीज़ ऐसी होगी, अब सिस्टम है इतना, कुछ हो गई होगी उनका, तो सैटरडे दिए हैं डेट, तो हो सकता है कि टेस्ट संडे हम रख दें, जो ये इवेंट वाला है संडे रख दें। प्रेजेंस जरूरी है, टेस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज वाला जो, क्योंकि मुझे जो ऑफिसर आएंगे उनको बोलना पड़ेगा ना वो किस दिन छुट्टी पे अवेलेबल है। वे 1 घंटे देंगे ना, 1 घंटे लगभग अगर देना पड़ेगा तो वो आएंगे ना, कोई उनके अपॉइंटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें मैनेज करना पड़ेगा, तो दोनों सिंकअप हो सके। तो मुद्रा क्या करेगी, मुद्रा एक्चुअली में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक, ये नोट डाउन कर लो। और इसमें एक सिस्टम था बार्टर सिस्टम भी, बार्टर सिस्टम पहले था, हिंदी में कहते हैं मुद्रा विनिमय का एक सर्वमान्य माध्यम है, विनिमय का माध्यम है हिंदी में,
विनिमय। बाकी इसकी क्या विशेषताएं, ये सब आप लोग नोट डाउन करिएगा, पढ़िएगा। कुछ चीज़ें आपको नोट से पढ़नी पड़ेंगी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, मैं काफ़ी ज़्यादा तक चीज़ें लिखा दे रहा हूँ। और मैंने आप लोगों से एक चीज़ कहा था कि 5 देश बताओ जहाँ से आयात करता है इंडिया सबसे ज़्यादा, जहाँ निर्यात करता है, और 5 कौन सी वस्तुएं हैं जो सबसे ज़्यादा आयात होती है, सबसे ज़्यादा निर्यात। किसने किसने लिस्ट आउट किया? 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हमें बोले हुए, नहीं किया लिस्ट आउट? हमने बताया नहीं था, हमने ये कहा था 5 वस्तुएं आप ढूंढोगे, कहा था ना। 5 कौन सी वस्तुएं सबसे ज़्यादा आयात करती है, कौन सी वस्तुएं निर्यात करती है, और कौन से देश से आयात होता है, कौन से देश से निर्यात होता है। ये हर साल एक्चुअली में चेंज होता रहता है। लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये भी जहां नोट बनाए थे ना वहां पे जाओ। शीर्ष 5 निर्यातित वस्तुएं भारत द्वारा, शीर्ष 5 एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तुएं, टॉप 5 एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तुएं, निर्यात, हिंदी में निर्यात बोलते हैं। ये हर साल इकोनॉमिक सर्वे में चेंज होता रहता है, इसीलिए इस पे फोकस है। जनरली तो एक ही टर्म 5 ही टर्म यही रहते हैं स्टार्टिंग, लेकिन कई बार क्या होता है दूसरा तीसरा चेंज हो गया या पहला चेंज हो गया, ऐसे। इसमें जो है पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब एक्सपोर्ट करने में बोल रहे हैं। अब निर्यात दादा, भेजना बाहर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो समझ रहे हैं ना क्या होता है? कमरे में लाना वस्तु, कमरे से बाहर भेजना। आयात मतलब अंदर आई, ले आए आप, खरीदे बाहर वर्ड से, और निर्यात मतलब बाहर भेज दिए। ठीक, पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं। जितना बोल रहे हैं उतना लिख लो। हमने उत्पाद बोला, क्रूड ऑयल नहीं बोला है। क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली अभी बोला कि ये बात इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में लिखना है। लिस्ट आउट करते नहीं हो, ऊपर से जब लिखाया जाए तो फिर समझोगे नहीं। अब पेट्रोलियम उत्पाद में क्या आता है? रिफाइनरीज, अपने यहाँ रिफाइनरीज बहुत ज़्यादा है, तो रिफाइनरी के थ्रू यहाँ पे रिफाइन जब ऑयल हो जाता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं कई तरह के। आगे इकोनॉमी में पढ़ोगे या अपने आप जो जो उस फील्ड से होगा उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। एग्जाम्पल ये हो सकते हैं कि जैसे टरबाइन फ्यूल हो गया, या गैस हो गए निकलते हैं, सल्फर निकलता है, और पेट्रोलियम जेली हो गया। पेट्रोलियम जेली पढ़े होगे 9th क्लास में जब केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे, याद होगा थोड़ा बहुत तो याद करो। पेट्रोलियम जेली हो गया, ये सब चीज़ें पेट्रोलियम उत्पाद हो गए। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या होता है? बनता है ना रॉ मटेरियल से, और हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो रॉ होता है उसको इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा, इसलिए अभी उस पर मत फोकस करो, अभी फोकस करोगे एक्सपोर्ट पे। अगला है मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थर, ये सब एक्सपोर्ट करते हैं। निर्यात, अभी निर्यात के 5 वस्तुएं लिख रहे हो, फटाफट नोट डाउन करो यार, फिर मनी पे आएंगे। मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थर। तीसरा है लोहा और इस्पात, आयरन एंड स्टील, हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। मोती मीन्स पल्स होता है, पल्स प्रेशियस स्टोन, हाँ जेम्स प्रेशियस स्टोन, ये सब हो गया। उसके बाद चौथा है ड्रग फार्मुलेशन, बायोलॉजिकल। चौथा है ड्रग फार्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल। तेजी से लिखिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। ड्रग फार्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल, हिंदी में भी वही लिखा है, ये हिंदी की किताब है, ये देख लो आके उठ के। दवाएं,
फार्मूलेजेशन, एक्चुअली में रिसर्च हमारे यहाँ ज़्यादा वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करते हम लोग सबसे ज़्यादा, लिखेंगे नहीं। चौथा बोल तो दवाएं ड्रग फार्मूलेजेशन, जैसे वैक्सीन एक्सपोर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं भाई। स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातु के आभूषण, पांचवा गोल्ड एंड अन्य कीमती धातु के आभूषण, जेवर जिसे कहते हैं हिंदी में, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अब लिख लो आयातित वस्तुएं, इंपोर्ट की जाने वाली प्रतिशत के फॉर्म में कौन सी सबसे ज्यादा होती हैं? पहले पे पेट्रोलियम क्रूड, दूसरे पे स्वर्ण, तीसरे पे है मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थर। कंफ्यूज हुआ ना? आयातित और निर्यातित में सब में लगभग सेम है, ऊपर नीचे। पेट्रोलियम उत्पाद इसमें तीसरा वाला। देखिए आयातित वस्तुओं में पहला पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा स्वर्ण, तीसरा पेट्रोलियम उत्पाद, चौथा पर्ल, जेम्स, प्रेसियस स्टोन, पांचवा कोयला, कोक, ये सब। यार पेट्रोलियम उत्पाद बोला था दादा, हमें भी याद, हम सीरीज वाइज बोल रहे हैं, देख के इतना गलत नहीं बोल रहे हैं। पेट्रोलियम उत्पाद बोला, तुम लोगों ने सुना नहीं, उसके बाद मैंने बोला। पेट्रोलियम क्रूड, स्वर्ण, पेट्रोलियम उत्पाद, सीरीज वाइज बोल रहे हैं। पेट्रोलियम क्रूड, स्वर्ण, petroleum उत्पाद, फिर मोती, कीमती, अर्धकीमती पत्थर, कोयला, कोक, ये 5वें नंबर पे। कोक भी होता है एक्चुअली में कोयले का फॉर्म ही एक तरह का, वो कोको कोला मत समझ लेना। नहीं दादा, कोकीन नहीं, कोक होता है कोयला। कोयले के कई फॉर्म होते हैं, पीट्स होता है कोयला, एंथ्रासाइट होता है, लिग्नाइट, ये सब ज्योग्राफी तो पढ़ रहे होगे यार आप लोग। तब तो जब ये सब मटेरियल पढ़ते हैं तो यार ये सब याद रखा करो थोड़ा बहुत जहाँ पे, ठीक। बाकी ये मिला लेना इंटरनेट से। ये सब आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अकॉर्डिंग है, ये बात लिख लो, क्योंकि हर साल आर्थिक समीक्षा अलग आती है, तो उसमें जाके खोज लेना फिर से नया अपडेट क्या है। ये मत कह देना कि सर ने ये लिखा है तो एग्जाम में हम ये मार के आए, गलत हो गया। पता चला उस साल अब नई आर्थिक समीक्षा आ जाएगी, अब जब एग्जाम में बैठोगे आर्थिक समीक्षा आ चुकी होगी ना नई, तो हमें गाली मत देना, अपडेट कर लेना अपनी। बोलो। अब वो समझना यार, खोज के क्या बताएं उसमें। अब तुम खुद सोचो ना, पूरी इकॉनमी पढ़ो तो समझ में आएगा क्या बताएं इसमें। तुम एक पर्टिकुलर टर्म में मत सोचो, हॉलिस्टिक टर्म में सोचो। ऑर्नामेंट्स हमारे यहाँ डिज़ाइनर ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ और चीज़ें जो बनती हैं, तो जो गोल्ड हम इम्पोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल में इम्पोर्ट करते हैं ना, रॉज यहाँ पे आके ऑर्नामेंट बनवाते हो ना, डिफरेंट डिज़ाइन। इंडिया में कल्चरल है ना, तो इंडिया में जो कल्चरल है यहाँ पे ज़्यादा इनोवेशन होगा इसका, इसको फिर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, बाहर डिमांड होती है इसकी। पत्थर वाले जो बनते हैं, पत्थर के कई टाइप के, जैसे अब कोई रिंग किसी में पहनते हैं पत्थर की, बनता है ना, ऑर्नामेंट बनता है कि नहीं उसका, जेम्स के मालाएं बनती हैं, ये सब ऑर्नामेंट फॉर्म में। और कई जगहों पे फैशनेबल चीज़ों में यूज़ होती हैं, जैसे सैंडस्टोन वगैरह भी कई जगहों पे एक्सपोर्ट होता है, रेड सैंडस्टोन एक्सपोर्ट होता है, या लकड़ियाँ बहुत सी एक्सपोर्ट की जाती है। तो वो डिफरेंट आइटम्स हैं कि जहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब उसको तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, जब खुद से एनालिसिस करोगे तब क्लियर होगा। अब
5 देश में एक्चुअली जिनको एक्चुअली में भेजता है ना, पता नहीं था, मैं इससे बता दें। देखो सबसे ज़्यादा किसे व्यापार हमारा होता है यूएई से, सबसे ज़्यादा आयात होता है चाइना से, दूसरे नंबर पे है यूएई या यूएसए है। एक मिनट, साल चेंज हो जाता है यार। आयात की दृष्टि से 5 शीर्ष देश देख लो, पहला चीन, दूसरा यूएई संयुक्त अरब अमीरात, यूएई बहुत सुने तो होंगे ना, दुबई, दुबई उसका एक शहर है। यूएई की राजधानी क्या है? हाँ करेक्ट। पेट देने कौन कौन गया था? गए थे? कौन सा टाइम था? 16 सेकंड शिफ्ट था। उसमें एक क्वेश्चन था, ओमान की राजधानी क्या है? याद था। हिस्ट्री कितने क्वेश्चन सही हुए उसमें? हिस्ट्री वाले, हिस्ट्री के क्वेश्चन सही हुए? इकोनॉमी के भी क्वेश्चन थे क्या? एक आध नहीं थे। कौन सा? रिफॉर्म। डीआई टफ थी, 2 डीआई में कैलकुलेशन ज़्यादा थे, 2 डीआई में कम थे ना, सारे पेपर में पेट के लगभग। डीआई का मतलब समझ रहे थे आप? पूछ रहा हूँ। ठीक है, चीन हो गया, यूएई हो गया, फिर यूएसए हो गया, फिर सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया। जी आयात, अब हुआ होगा कि आयात इराक से क्या करते हैं हम? सबसे ज़्यादा पेट्रोल हम इराक से ही मंगाते हैं, ये बात नोट डाउन कर लो। अभी में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल जो हम मंगाते हैं पेट्रोलियम को, वो इराक से करते हैं। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कंफ्यूज करता। और सेकंड नंबर पे इस समय जब से यूक्रेन से वार स्टार्ट हुआ, रसिया, वरना उसके पहले सऊदी अरब था। नोट इट डाउन। ये सब क्वेश्चन पीसीएस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में, और यूपीएससी में ऑप्शंस में डाले जाते हैं। निर्यात गंतव्य लिखो, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे इराक। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंग्लिश वाले। यूएसए, यूएई, चीन, बांग्लादेश, हांगकांग। ऊपर नीचे लिखा कर समझे? नीचे लिखा। निर्यात में चीन के बाद बांग्लादेश है, फिर हांगकांग है। जो चीज़ें बोल दिया करें उस पर काम कर लिया करिए आप लोग जाके खोज के। अदरवाइज ऐसे बीच बीच में हमें लिखाना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, पता चले हम इस पर क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोगों को याद नहीं होंगी चीज़ें एक दिन में। वर्क करने को इसलिए बोलते हैं दिमाग में प्रेशर पड़े आप लोगों के। मुद्रा जारी कौन करता है हमारे यहाँ? ये तो हमने बताया था आप लोगों को, आरबीआई करता है 1 रुपए के नोट को छोड़ के। 1 रुपए नोट का कौन साइन करता है? हाँ, फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होती है उसमें। और बाकी नोट कौन जारी करेगा साहब? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करेगा, प्रिंट करता है। क्या
सिक्के सारे आरबीआई ही जारी करता है, सिर्फ 1 के नीचे जो फ्रैक्शंस होते थे वो गवर्नमेंट जारी करती है, लेकिन अब तो जारी नहीं होता। सिक्के 1 रुपए के ऊपर जो सिक्के जारी होते हैं आरबीआई जारी करता है, 1 रुपए से नीचे जो सिक्के होते हैं वो बाहर फ्रैक्शन वाला रहा होगा। कहाँ पे पढ़ा था कि कहाँ क्वेश्चन किसने दिया, उसमें जो क्वेश्चन पोस्ट हुए हैं हो सकता हो ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। 1 रुपए के ऊपर जो फ्रैक्शंस वाले सिक्के हैं वही जारी करता है, या हो सकता है मैं फैक्चुअल गलत हूँ तो मैं देख लूँगा, एक बार चेक कर लूँगा, ऐसा नहीं है। पता नहीं वो क्वेश्चन कॉमर्शियल बैंक की हिंदी होती है व्यावसायिक बैंक। कल लिखा है ना कॉमर्शियल बैंक, वहां लिख लेना व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक। और मुद्रा में ही इसी बैंकिंग में एक नोट डाउन और टॉपिक करिएगा, एक टर्म आता है लेंडिंग रेट और बोरोइंग रेट। 2 टर्म आते हैं, लेंडिंग रेट और बोरोइंग रेट, बैंक के रिस्पेक्ट में। उसको हिंदी में कहते हैं बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट। एक होता है दिए जाने वाले, जैसे बैंक आपको पैसे देता है वो लेंडिंग रेट, देने वाले पैसे पे जो इंटरेस्ट ब्याज दर लगेगी उसे लेंडिंग रेट कहते हैं। एग्जैक्ट टर्म एक्चुअली में लेंडिंग रेट का कुछ है नहीं, इसलिए डेफिनेशन इसने भी बता दी है। तो लेंडिंग रेट होता है जो हम पैसे देंगे, मतलब बैंक अगर हम हैं, हम आपको जो पैसे देंगे उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे, ब्याज दर, उस पर जो वो क्या होगा लेंडिंग रेट। लेंड करना, देना, देने वाले। और बोरोइंग रेट क्या होगा बैंक के टर्म में, जो आप लोग डिपॉजिट हमारे पास रखे होंगे उस पे जो हम इंटरेस्ट रेट देंगे। देते नहीं सेविंग पे कुछ 4% जैसे अभी है, 5% देते हैं, तो ये अलग अलग तरह से देते हैं ना, उसे बोरोइंग रेट कहते हैं। समझे ये दोनों टर्म। और इन दोनों टर्म के बीच, एक्चुअली ये टर्म इसलिए लिखवा रहे हैं नोट के फॉर्म में क्योंकि ये सब टर्म कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। और इन दोनों के बीच का अंतर ही बैंक की क्या होती है, प्रॉफिट। बैंक ऐसे तो काम करता है, बैंक कैसे काम करता है, मुद्रा आप लोगों ने पढ़ लिया, बैंक कैसे काम करेगा। बैंक का मेन पर्पज क्या है, बैंक पैसा लिया एक जगह से दूसरी जगह पैसा दिया और इसी के बीच में जो अपना वो कमाई कर ले इंटरेस्ट रेट से, यही तो करता है। वो जगह जगह पैसे इन्वेस्टर का काम करता है, पैसे हैं इसके पास, पैसे क्या इन्वेस्ट किया, उसी में जो परसेंटेज उधर से मिला, इधर थोड़ा बहुत परसेंटेज आपको दिया, तो इसी में क्या हो गया, इनका कमाई हो गई। ऐसे ही बैंक काम करता है। बैंक का क्या है कि मनी का इधर से उधर संचालन करना। क्या हुआ, कोई दिक्कत? ये सब नोट के फॉर्म में लिखते रहिए क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं पे एक टॉपिक के फॉर्म में नहीं है। ये सब एक्चुअली इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जब बीच में हम यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्या हुआ, तुम लोग लिख नहीं रहे, एकदम बैठे आराम से।
लिखे हुए हो क्या? पता है? हैं? अच्छा, लिखिए। ना ना दिखाओ। और जो क्रेडिट, एक टर्म होता है क्रेडिट, ठीक है, किसी कहा जाता है इनकी इतनी क्रेडिट है, साख, हिंदी में कहते हैं उसको साख। एक्चुअली तो मार्क मेरे इंग्लिश वाले में चल रहा था, तो मैं इंग्लिश वाली बुक के साथ बोल लेता हूँ। हिंदी में कहते हैं साख, इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट। साख जानते हैं क्या होता है? क्रेडिट। अभी एक टर्म पीछे छूट गया हमें, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बोला लेकिन बताया नहीं क्यों बंद हुआ था। ठीक है, अभी ये साख बता देते हैं। क्रेडिट एक्चुअली में साख क्या होगी, कुछ आइडिया लग रहा है? गुडविल। देखिए, जैसे हम आपकी साख किस पे, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपके अंदर कितना लाइव एसेट करता है, कितने, जैसे आपके पास 10 बीघे ज़मीन है तो हम उसके हिसाब से जो लोन देंगे, आपका वो 10 बीघा आपका क्या है, क्रेडिट है। आप कोई बड़ी कंपनी चला रहे हैं या सैलरीड पीपल हैं, आप 1-8 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं, 2 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं, तो आप एक क्रेडिट बैंकिंग टर्म में या फाइनेंशियल टर्म में, वो गांव वाली टर्म में, मतलब वो इमोशनल वाला टर्म मत सोचो कि विश्वास और ये सब, वो सब बात अलग की है। यहाँ पे फाइनेंशियल लेन देन का बात है, बिजनेस। तो बिजनेस की जब बात है कि आप पैसे वापस कर पाएंगे कि नहीं, आपके पास लाइव एसेट करता है कि नहीं, आप क्रेडिट वर्दी है। और इसमें क्रेडिट ऐसे बढ़ती है कि जब आप पैसे कंटिन्यूअस लोन लेके वापस करते रहते हैं। जो सिबिल स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर, एक टर्म है क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर आता नहीं है, वो बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आप, जैसे हमसे लोन लिया, टाइम पे हमें दे दिए, तो हमारा आपका भरोसा बढ़ता जाएगा ना। आगे फ्यूचर में आप हमसे कुछ ज़्यादा लेंगे तो हो सकता है हम कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के और लोन दे दें और लेवरेज कर दें कि हो सकता है ज़्यादा बिजनेस हमें फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा टर्म का कुछ लोन कम कर देंगे, लोन का रेट। एक टर्म बताया था हमने कि आरबीआई इससे नीचे लोन नहीं देने देती। क्या टर्म था उस टर्म का नाम? क्या तुमको बड़ा पीएलआर याद आता है? वो टर्म खोज के बताओ मुझे, मुझे खुद नहीं याद है, मुझे नहीं आता। आरबीआई को हमने बताया था, आरबीआई एक वो करती है कि मतलब बैंकों को बोलती है कि इससे नीचे आपको लोन नहीं देना, आप इसके ऊपर भी ठीक। तो इसमें क्या क्रेडिट और साख समझ में आया क्या होता है? अंडरलाइन एसेट आपके पास कितना है, उसी के बेसिस पे आपका साख का डिसीजन होता है। और इसमें एक टर्म आता है कोलेटरल, इसी साख में। कोलेटरल को हिंदी में कहते हैं नहीं, कोलेटरल ऋणाधार, हाँ वही, ठीक, ऋणाधार। कोलेटरल ये होता है कि जैसे हमने आपसे लोन लिया, उसके बदले में हम कोई एसेट आपके पास ऐसा दिखाएंगे या रिजर्व रखेंगे कि ये है हमारा, इसके बेसिस पे आप हमें लोन दीजिए। गोल्ड भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास बनी हो ऐसा। नॉन मूवेबल एसेट्स जो होते हैं, नॉन मूवेबल एसेट्स मतलब अचल संपत्तियां जो होती है ज़्यादातर वो रखी जाती है, या कई बार आपके पास शेयर हो, मार्केट बड़ी कंपनी हो, वो भी एक्चुअली में दिखाया जाता है। लैंड भी, हाँ लैंड भी आएगा। तो कोलेटरल हो गया ना,
कोलेटरल समझ में आ गया क्या होता है? भाई बीच में आगे यूज करेंगे तो वो क्लियर रहता है। अब यहाँ पे हमने एक कहा था कि बार्टर सिस्टम क्यों रिप्लेस हुआ। ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हमें उस वस्तु की जरूरत होनी चाहिए और आपको हमारे वस्तु की जरूरत होनी चाहिए, तभी बार्टर सिस्टम चल सकता। बार्टर को हिंदी में बार्टर ही कहते थे, हिंदी में कुछ वस्तु विनिमय कहते थे, वस्तु विनिमय। हाँ, बार्टर सिस्टम को वस्तु विनिमय कहते थे। तो उसमें क्या है कि जब तक आपके पास वो वस्तु हो जो हमें चाहिए, हमारे पास वो वस्तु हो जो आपको चाहिए, तो हो सकता था। अब इसमें क्या होगा, एग्रीकल्चर के बहुत से आइटम खराब हो सकते हैं, वेजिटेबल वगैरह हो तो खराब हो जाएगा, आपने पैदा किया कोई खरीदने वाला ना हो, तो इसलिए बार्टर सिस्टम पे हमेशा चला नहीं जा सकता था। इसीलिए मनी का इस तरह से इसका विकास हुआ मनी का। तो मनी एक ऐसा हुआ कि भाई कि कोई कंट्री अपना बाउंड्री डिसाइड हुआ, एक करेंसी फॉर्म आया, तो इस करेंसी को हर जगह सर्वमान्य किया गया, सभी लोग मानते हैं उस पर्टिकुलर करेंसी को, उसके बेसिस पे हमने आपको उस वैल्यू की करेंसी दी, आपने उतना हमें दिया, कर तो वही काम रहे हैं। बट अब एक जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वस्तु के विनिमय का एक माध्यम जो है वो क्या हो गया, पैसा हो गया। और पैसे को ही सबसे तरलता सबसे ज्यादा किसकी होती है, पैसे की ही होती है। अभी फिक्स डिपॉजिट जब पढ़ेंगे आगे ना, तो वो लगेगा सबसे कम लिक्विड है, मतलब जिसको जितनी जल्दी हम यूटिलाइज कर सकें। जैसे कैसा पैसा जेब में है जिसको आसानी से कहीं भी यूज कर सकते हैं ना, तरल जो आसानी से यूज हो सके, उसको ही तरलता, मोस्ट लिक्विड। मनी एक्चुअली में करेंसी जो होती है मोस्ट लिक्विड आइटम कहलाती है मनी की। नोट इट डाउन, क्योंकि अभी हम लिक्विड पढ़ाएंगे, M1 + M2, ये बोरो मनी, ये ज़्यादा लिक्विड है, ये कम लिक्विड है, तो तुम लोग कहोगे लिक्विड क्या होता है, लिक्विड तो पानी होता है। समझे? जिसको जितना ज्यादा यूज कर सको आसानी से, फ्रीली, कहीं भी यूज कर लो। पानी क्या होता है, कहीं यूज जाता है ना, वैसे ही तरलता, लिक्विड, लिक्विडिटी उसी को कहते हैं। और बाकी मनी की डिमांड सप्लाई कैसे कंट्रोल होती है वो तो हमने आपको बता ही दिया था, मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे कर रहे हैं या आगे। अभी एक उसमें टर्म रह गए थे, जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू कैसे, जब टैक्स पढ़ाएंगे ना एक बार, तो टैक्स वाले जब टर्म बताएंगे तो वहाँ पे बता देंगे, वो टर्म इंक्लूड कर देंगे, उस समय यहाँ पे नोट करा देंगे। कुछ टर्म एक्चुअली में छोड़ने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि उसके रिलेटेड बहुत सारे टर्म अगले टॉपिक पे होते हैं, वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। अभी मनी और बैंकिंग इसलिए पहले मैंने मौद्रिक नीति इसलिए पढ़ाई क्योंकि अभी बार बार मैं चीज़ें यूज़ करूँगा, कैसे रिलेट हो रहा वो आपको याद है। हाँ, एक होता है सप्लाई ऑफ मनी में, अब एक हेडिंग डाल दो वहाँ पे, सप्लाई ऑफ मनी में क्या क्या कुछ टर्म है, वो टर्म भी लिख लो। एक है टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट क्या होता है, टाइम डिपॉजिट ये होंगे डिपॉजिट्स जो एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम के लिए होंगे बैंकों के पास। जैसे आप
डिपॉजिट को आवधि जमा परिपक्वता अवधि निश्चित होती है, आवधिक जमा, आवधिक टाइम डिपॉजिट जो होता है आवधिक, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा। क्या होगा डिमांड डिपॉजिट? सेविंग अकाउंट में जो जब भी हम जाए सेविंग को निकाल सकें। करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो होते हैं सुना तो होगा, सबके पास अकाउंट है यहाँ पे। करेंट अकाउंट में करेंट अकाउंट आप लोगों के पास नहीं होगा, करेंट अकाउंट नहीं होता कुछ एक्चुअली में बिजनेस मैन के लिए होगा, जिसमें ज़्यादा अप एंड डाउन किया जा सकता है। डेली का उसमें ज़्यादा 5,000 10,000 ऐसा कुछ अमाउंट मिनिमम होना चाहिए, और उसमें क्या कहते हैं अलग अलग कंडीशंस है। वो बिजनेस पर्पस के लिए खोला जाता है, सेविंग अकाउंट नॉर्मल पर्सन्स को बोलते हैं, या सैलरी अकाउंट में सेविंग अकाउंट होता है एक तरह का। तो उसमें डिमांड डिपॉजिट ये होगा जब आप चाहे तब जाकर पैसे निकाल ले हैं, ठीक। तो बैंकिंग में यही होता है कि जो डिमांड डिपॉजिट भी रखे, टाइम डिपॉजिट भी रखे, पैसे भी उधार दे, वही बैंक कहलाता है। ये बात तो मैंने बैंक के डिफिनेशन में बताया था। अगला एक टर्म है इसमें फिएट मनी, फिएट FIAT फिएट मनी, और हिंदी में इसको कहते हैं कागजी मुद्रा कहते हैं इसको। वैधानिक पत्र कहते हैं हमारी संस्था नहीं, अच्छा वैधानिक पत्र नहीं कहते, लीगल टेंडर को कहते हैं। कागजी मुद्रा कहते हैं, ठीक। नहीं, ये सब सप्लाई मनी के अंदर में भी ये सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक क्या टर्म, ठीक है। टर्म मतलब शब्दावली जो होती है, ये सब चीजें एक्चुअली में आगे चल के यूज होंगी अभी, समझे आप लोग। सप्लाई ऑफ मनी के अंदर मनी की सप्लाई में ये सब टर्म यूज होते हैं ना। फिएट मनी एक्चुअली होती है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से पैसे निकलते हैं, इसमें सारी करेंसी और सारे सिक्के सब आते हैं, ठीक। सारी करेंसी और सिक्के सब आते हैं, तो ये गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो चीज़ें निकलती हैं कहा जाता है सरकारी आदेशानुसार, मतलब सरकार इसकी क्रेडिबल होती है, ठीक। अगला एक टर्म इसमें कौन सा है, एक है लीगल टेंडर, लीगल टेंडर, लीगल वैधानिक पत्र, हिंदी में वैधानिक पत्र। करेंसी को लीगल टेंडर कहा जाता है, ठीक है, जो करेंसी होती है। लेकिन लीगल टेंडर का मतलब क्या हुआ कि इसे कोई लेने से मना नहीं कर सकता है। मतलब आप कोई सामान खरीद रहे हैं और पैसा दे रहे हैं अपना इंडिया में, अपनी टेरिटरी में, कोई अगर ये मना कर रहा है कि हम इस पैसे के बदले नहीं देंगे ये सामान, तो वो गलत होगा। ये नहीं कि डिमांड सप्लाई को बेचने नहीं चाह रहा था, आप कह रहे हैं नहीं पैसा के बदले दो हमें, वो नहीं, मतलब वो एक्सचेंज मीडियम के फॉर्म में ना एक्सेप्ट करे। यहाँ पे मतलब ये हुआ, ये नहीं कि आपसे हम जबरदस्ती कह दें कि आपकी पेन हमें चाहिए, आप कहेंगे हमें नहीं बेचना, ये मतलब नहीं कि हम पैसा दे रहे हैं आप नहीं, लीगल टेंडर, ये यहाँ पे ये नहीं। यहाँ पे ये हो गया कि आप कहें कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये पैसा हम नहीं लेंगे, तो गलत होगा, समझे। आप सामान बेचना है आपको, लेकिन आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में वो करेंसी नहीं एक्सेप्ट हमारी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने अथराइज की, तब गलत है। तो यहाँ पे लीगल एक्शन हो सकता है। जैसे कई बार लोग 1 रुपये या 5 रुपये के सिक्के कई शहर में नहीं एक्सेप्ट होते ना, लोग मना करते हैं।
हाँ, तो उसमें एक्चुअली में कंप्लेंट की जा सकती है, आरबीआई को भी 100 नंबर पे भी आप बोल सकते हैं, लेकिन बोलने मत लगिएगा, ये सब बवालबाजी है। सच्चाई है कि काम निकालो निकलो, सच्चाई है। कौन 10 रुपये के लिए जब तक उलझोगे टाइम वेस्ट होगा। और वैसे तो देखने जाओ 100% रूल्स का फॉलो कहाँ हो पाता है, हम लोग करते हैं क्या? कितने दिन से कह रहे हैं पढ़ने को, पढ़ रहे हो क्या? जबकि तुम्हारे लिए फायदेमंद है। सभी आलसी हैं। लड़ जाते हैं। खुद कितने रूल का फॉलो करते हो? खुद कितने रूल का फॉलो करते हो? कितने % रूल का फॉलो, कितने दिन से पढ़ने कह रहे हैं पढ़ रहे हो, जबकि तुम्हारे फायदे के लिए है। अच्छा, ईमानदार हो, अपने साथ रहो, ईमानदार सब लोग, वही बेटर, वही सबसे अच्छा। अपने साथ अगर कोई भी अपने साथ अगर बहानेबाजी कर रहा है तो ये जानो वो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। यार बोलना बहुत पड़ता है। क्या? एक टर्म होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, अंतर्निहित उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आंतरिक मूल्य। इंट्रिंसिक वैल्यू इंग्लिश में कहते हैं आंतरिक मूल्य। तो करेंसी की कोई अपनी आंतरिक मूल्य नहीं होता, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका कोई अपना खुद का वैल्यू नहीं होती। जैसे सोना और चांदी अपने आप में भी एक वैल्यू डिमांड और सप्लाई की वजह से रखते हैं, करेंसी का कुछ ऐसा वैल्यू नहीं होता। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करते है, वो उतना काउंट नहीं करते कितना लगता है उसमें। लगता तो होगा कुछ लोग, लेकिन उसको जो लिखा जाता है जनरल टर्म में, एक्चुअली में इतना बहुत छोटी छोटी बातों को अगर चले जाओ माइन्यूट लेवल पे ना, तो बहुत मुश्किल होगा कोई चीज़ डिफाइन करने में। कई बार अप्रॉक्सीमेशन आप लोग साइंस में भी पढ़े होंगे, तो बहुत सी चीज़ों में अप्रॉक्सीमेट कह दिया जाता है ना। तो उसी तरह चीज़ें एक्चुअली में बहुत सी डेफिनेशन बनाई जाती हैं, आइडियल और है नहीं रखते। और एक आइटम होता है चेक। चेक लीगल टेंडर नहीं होता, ये बात लिख लीजिए, बाकी चेक के बारे में आगे हम बताएंगे। चेक लीगल टेंडर नहीं होता। डिमांड डिपॉजिट लीगल टेंडर नहीं होता है। डिमांड डिपॉजिट कई बार मना किया जा सकता है, डिमांड डिपॉजिट से आप ऐसे। चेक एक्चुअली में आप चेक किसी को दे रहे हो वो मना कर सकता है, भाई मैं चेक के फॉर्म में नहीं, हमें पैसे के फॉर्म में चाहिए। लेकिन आप किसी चीज़ को पैसा दे रहे हो वो मना नहीं कर सकते, ठीक। अब आते हैं हम लोग लीगल डेफिनेशन के मनी पे। लीगल टेंडर नहीं है क्या? कौन डिमांड डिपॉजिट? चेक डिमांड डिपॉजिट नहीं है। तुम सिर्फ लिखो चेक एक्चुअली में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर मतलब होना कि नॉर्मल सिटीजन उसको एक्सेप्टेंस से डिनाई नहीं कर सकता, मतलब मना नहीं कर सकता, ठीक। अब आ जाओ लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी पे। उसमें नैरो और ब्रॉड मनी दो टाइप की मनियां हैं। यहाँ पे वो आया था, कहाँ गया वो बोर्ड? लगा नहीं क्या? यार हमारी टाइमिंग बहुत अच्छी नहीं है,
ये उसमें आता है एक, क्या कहते हैं हिंदी में, एक संकुचित, नैरो मनी को संकुचित कहते हैं और व्यापक मुद्रा कहते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, इसमें दो टर्म हो गए। अब इसमें जो है एक्चुअली में मुद्रा की मांग के अनुसार 4 M1, M2, M3, M4 कैटेगराइज किया गया है, लिख लो, वर्गीकरण किया गया है M1, M2, M3, M4 में। तो M1 और M2 किस में आता है? संकुचित वाले में। M3, M4 किस में आएगा? व्यापक मुद्रा में। जैसे लिखती है ना, ये लिख लो ऐसे ही थोड़ा। अभी M1 के सामने भी लिखाएंगे, स्पेस छोड़ देना, M2 के सामने भी स्पेस छोड़ देना, ठीक है, थोड़ा स्पेस दे के लिखना। नैरो मनी हो गया, ब्रॉड मनी, ये व्यापक मुद्रा हो गया, ये संकुचित मुद्रा हो गया। अब M1 में क्या आता है? डिमांड डिपॉजिट प्लस करेंसी जो पब्लिक के बीच में सर्कुलेटेड है। डिमांड डिपॉजिट M1 में, करेंसी जो पब्लिक के बीच में है उसको लिखते हैं CU प्लस DD लिख देते हैं। ठीक, CU प्लस DD लिख लेते हो, शॉर्ट टर्म है लेकिन लिख लो। जो करेंसी पब्लिक के बीच में सर्कुलेटेड है प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट कहाँ पर होता है? बैंक के पास होता है। ये M1 हो गया। M1 सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, समझे कैसे? हर जगह यूज आसानी से किया जा सकता है, इसमें कोई हर्डल नहीं है। लिक्विडिटी मतलब क्या हुआ? आसानी से यूज हो सके हर जगह का, कोई प्रॉब्लम ना हो। अब M2 में क्या आएगा? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M2 में M1 प्लस, M1 वाली सारी चीजें आई जाएंगी। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, लाइक NSC पोस्ट ऑफिस के साथ होता है ना। NSC जो करते हैं पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलता है, होता है ना। वो जो टाइम डिपॉजिट वहां किसी कुछ काम के लिए रखते हैं ना पैसे सेविंग के फॉर्म में, वो जो होगा क्या हो जाएगा? M1, वो M2 कहलाएगा। M1 एक तो करेंसी और डिमांड डिपॉजिट उसमें रहेगा शामिल, प्लस पोस्ट ऑफिस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, नहीं टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। ठीक, ये थोड़ा कम लिक्विड होगा देन M1 के। लिक्विडिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे हम M1 से M4 तक जाएंगे। लिक्विडिटी कम हो रही है। M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है ना, क्योंकि करेंसी फॉर्म में है। टर्म्स क्लियर हो रहे हैं ना? यही सब टर्म्स सभी आप रिवाइज करेंगे आगे जब बैंकिंग में यूज करेंगे हर जगह। आगे इकोनॉमी में यूज होंगे टर्म, लिक्विडिटी बढ़ रही है, लिक्विडिटी टाइप वगैरह वगैरह, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कैसे करेंसी वर्क कर रही है, क्या चीजें कैसे रिलेट कर रही है। अभी क्योंकि आगे इंसॉल्वेंसी बैंक है, सरसाई एक्ट है, ये सब जब पढ़ाएंगे किसके NPA क्या होता है, तो इन सब पे एक्चुअली इसका यूटिलाइजेशन होगा। जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA बढ़ गया, बैंक बढ़ा उसमें। अगला टर्म हो गया M3। M1 प्लस कॉमर्शियल बैंक के साथ जो टाइम डिपॉजिट होता है, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक M1 प्लस, अभी तक पोस्ट ऑफिस था पहले वाले में, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, बता रहे हैं। इसको लिखो ना, M2 लिख लिए ना पोस्ट ऑफिस। दूसरे में, तीसरे में यहाँ पे लिखोगे, एक तो M1 पता ही है, M1 वही आया। M1 जहाँ भी यूज कर रहे हो मतलब ये है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे
सिर्फ एडिशन हो रहा है कॉमर्शियल बैंक के साथ जो टाइम डिपॉजिट की डेफिनेशन बताया ना, यहाँ डिमांड डिपॉजिट नहीं है, टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट तो ऑलरेडी अमाउंट में इंक्लूडेड है ना, तो अलग से इसमें जो यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, कॉमर्शियल व्यावसायिक बैंकों के साथ जो आपका आवधिक जमाएं, नियत आवधिक जमाएं। कंफ्यूज करेगा, टाइम डिपॉजिट ज्यादा आसान लगेगा आपको। नियत आवधिक जमाएं, ठीक। अब M4 में क्या होगा, M4 में क्या करो, M3 प्लस M4 में M3 है, ये बात ध्यान रखना। यहां पे M2 वाला जो एक पोस्ट ऑफिस वाला था ना, वो भी ऐड कर दो। पोस्ट ऑफिस वाला M3 में छूटा था ना, तो M3 वाले में मतलब M1 हो जाएगा प्लस कॉमर्शियल बैंक के साथ प्लस पोस्ट ऑफिस के साथ जो टाइम डिपॉजिट है, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, M4। बट उसमें जो किसान विकास पत्र और ये सब होते हैं उनको छोड़ के, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को छोड़ के, पोस्ट ऑफिस के साथ NSC तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र जो NSC है उसको छोड़ दिया जाएगा। और भी टाइम डिपॉजिट होते हैं पोस्ट ऑफिस के साथ, उनको छोड़ के ये लिख देना, M3 लिखना, पोस्ट ऑफिस के साथ नियत आवधिक जमाएं, फिर ब्रैकेट में लिख देना राष्ट्रीय बचत पत्रों को छोड़कर। M3 लिखना, पोस्ट ऑफिस के साथ टाइम डिपॉजिट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना सारे जो NSC नेशनल एक्चुअली में सेविंग सर्टिफिकेट छोड़ के राष्ट्रीय बचत, यहां ऐसे ब्रैकेट में लिख देना राष्ट्रीय बचत, ब्रैकेट लगा देना, ठीक। ये फॉर्म लिखना है। M3 में क्या क्या आता है वो तो पता है, ये चीजें हो गई आपकी, ठीक। अब उसके बाद हम आते हैं इसमें लिक्विडिटी कैसे घट बढ़ रही है, क्या चीजें हैं, वो कौन सा टर्म इकोनॉमी में ज्यादा यूज किया जाता है। ये हो गया लिक्विडिटी घटने का क्रम, ठीक है। लिक्विडिटी घट रही है, तरलता घट रही है, ठीक है, करेंसी की। और सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी में इकोनॉमी में यूज किया जाता है वो M3 को यूज किया जाता है। ये सब नोट इट डाउन, इसको कहना ना पड़े, ये सब एक्चुअली में आपको याद रहने चाहिए। ये लिक्विडिटी घट रही है, M1 M2 M3 M4 की तरफ जब बढ़ रहे हैं, और M3 सबसे ज्यादा टर्म यूज किया जाता है इकोनॉमी को कैलकुलेशन में। और ये हो गई M1 M2 नैरो संकुचित, और ये हो गई M3 M4 व्यापक, करेक्ट। M3 मुद्रा आपूर्ति माप का सबसे आसान माध्यम है, मुद्रा पूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। M3 मुद्रा पूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है M3, इसीलिए इसे गवर्नमेंट यूज करती ज्यादातर। मार्केट में तो M4 बताता है, मार्केट वाली तो बताता है यार, M1 बता रहा है। सबसे ज्यादा लिक्विड आइटम है ना, तो जो टाइम डिपॉजिट हो गया M4, जहां जहां टाइम डिपॉजिट आएंगे वो मार्केट में कहाँ, मार्केट में मत जाओ, मार्केट में बहुत सी चीजें होंगी। अभी तुम ये सोचो कि ये करेंसी के सिर्फ मापक है,
मापक करेंसी को माप करने के तरीके हैं, कैसे कैसे गवर्नमेंट आरबीआई क्या क्या करती है मनी के बारे में। मार्केट में इकॉनमी क्या होगी, मार्केट में कौन से किस फॉर्म में चल अचल कई तरह की होती है ना, तो किस तरह की लिक्विडिटी एक्चुअली में लेके जा रही है, उसके अलग अलग मानक अलग अलग होंगे। मार्केट में करेंसी सर्कुलेशन में कितना है वो तो आपको किससे पता चल रहा है। करेंसी सर्कुलेशन ऑलरेडी हम M1 में भी ऐड कर रहे हैं, M2 में भी ऐड कर रहे हैं, M3 में भी ऐड कर रहे हैं, M4 में भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ टोटल कहाँ पे डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ हैं मनी हमारी। एक टर्म होता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो, करेंसी डिपॉजिट रेशियो एक टर्म और है आगे, ये सब नोट के फॉर्म में लिख लीजिए क्योंकि ये सब ऐसे टर्म है, क्योंकि वैसे तो जनरली यूज कभी कभार ही होने वाले हैं, लेकिन ये सब एग्जाम पर्पज से ऐसे ही कि कहाँ से वो उठा के पूछ लेता वो भरोसा नहीं। करेंसी डिपॉजिट रेशियो ये होता है पब्लिक के पास कितनी करेंसी है एक वो, प्लस उन्होंने डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में बैंकों के पास जो जमा कर रखा है उसका रेशियो। जैसे आपके पास अपने 100 रुपये आपके पर्स में है, 100 रुपये आपने बैंक में जमा कर रखा है सेविंग अकाउंट में, तो 100/100 हो गया करेंसी डिपॉजिट रेशियो। मान लिया आपके पास 90 रुपये हैं, 100 रुपये उसमें जमा, 90/100 हो गया। करेंसी डिपॉजिट रेशियो समझ आया? क्लियर? एक होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, एक टर्म होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ये भी कुछ वैसे ही है जैसे करेंसी डिपॉजिट रेशियो है, लेकिन ये बैंक के टर्म में है। जैसे बैंक के टोटल पैसे बैंक के पास कितने होंगे, मान लिया 4 करोड़ रुपए हो गए, तो इसका कुछ मात्रा वो क्या करेगा, हमेशा अपने पास रखेगा, सारे लोग नहीं करेगा। मान लिया 1 करोड़ या 50 लाख रुपए कुछ अपने पास रखता है, बाकी लोन आउट करता है। इसके पास टोटल कितना 4 करोड़ है, 50 लाख का 4 करोड़,
रिजर्व है ना मनी, रिजर्व ही है ना, टोटल टाइम में डिमांड डिपॉजिट का जो उसके पास पैसा था उसी का परसेंटेज है ना, तो रिजर्व हुआ, इतना का रिजर्व ऐसे होगा भी नहीं, तो इसी के अंदर में सिंगल और ऐसे लाभ भी आ सकता है। लेकिन ये अभी रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एकदम ऐसा पॉलिसी यूज किया गया था पहले, अब एक्चुअली तो उसी में डिफरेंशिएशन बहुत छोटे छोटे कर दिए गए हैं। और हमारी मनी खत्म नहीं हुई, हम सोचे थे आज बैंकिंग खत्म करने को। थोड़ा तेज पढ़िए आप लोग और हम नोट डाउन तेज कराएंगे, स्पीड बढ़ेगी अब, अदरवाइज बैंकिंग के चलेंगे महीने भर। फिर आज 12 क्लास हो गई लगभग, क्या कल 2 क्लासेस हुई थी ना, पानी वाली दोनों जो डूबी थी क्लासेस खत्म हो गई, हुई ना खत्म। एक कल किया, एक बुधवार को किया था ना, पानी से निकाल रहे हैं। अभी ट्यूसडे क्लास है 25 को ना, 23-24 छुट्टी है ना, उसमें आपको क्या क्या करना है जी। टॉपिक हमने आपको बताए थे, लिखे हैं आपने, पता है आपको लड़कों के टॉपिक क्या क्या हैं? आप लोगों ने कल कौन कौन से क्वेश्चन किए थे, उसमें जो लिस्ट आउट जहाँ डाउट है वो बताइए फटाफट, वीडियो बंद कर लीजिए।